प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पर। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो, एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। आजाद भारत में कोई पत्रकार इतने करोड़ गालियां नहीं खाया है जितना रवीश कुमार खाए। रोज धमकियां, रोज गालियां, रोज जाने क्या क्या। इसके बावजूद अगर कोई आदमी तन के खड़ा है तो मेरी दृष्टि में तो वो भारत खड़ा है, इंडिया खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति उस संसद में कर रहे हैं कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया। उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। ये बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। देखते समय हर क्षण दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा। ये देखिए, जिनके पास मोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ। जिन्होंने कितनी खिदमत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पे। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो, एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया, उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं, इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज्यादा उससे वसूली नहीं हो रही है। पर मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत कारण नहीं है।
हमें ये कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है। वहां पर ज्यादा सांप्रदायिकता, मुख्य धारा के गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियां, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो। क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदानी पर जितने भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे, प्रवक्ता बोलने लग जाएगा, तो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और यह भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। ये बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। देखते समय हर क्षण दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया कि नहीं, अभी हम भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन खैर, 7 फरवरी 2023 को, मैं अब बात खत्म कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था। और इसी साल में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा, ये देखिए जिनके पास गोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जिन्होंने कितनी खिदमत की उससे नहीं हुआ, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं। एक और बयान है अशोक जी, वो मैं कहना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव हो रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रवीश तिवारी अपनी हैं, उनका इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक लाइन है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उस स्तर का अखबार क्यों नहीं इस लाइन को हेडलाइन में डाला था, और क्या ये एडिटोरियल चूक थी? ये हो ही नहीं सकता है। हम सब जब किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उसकी एक एक बात पे बहुत गहरी निगाह होती है और उसकी 3-4 बातों में से हम चुनाव करते हैं कि किस लाइन को हम हेडलाइन बनाएं जो लगे कि उसका न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वेदर न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इज नॉट द ओनली थिंग इन ए डेमोक्रेसी। समाचार प्रकाशित होता है या नहीं, लोकतंत्र में यही एकमात्र चीज नहीं। नमस्कार। रवीश कुमार। पत्रकार बहुत हैं, असहमत पत्रकार भी बहुत हैं। ये भी कम मत मानिएगा, मेरी जानकारी में है असहमत पत्रकार भी 3-4 दर्जन हैं जो जोखिम लेकर के अलग अलग भाषाओं में बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अंदाज रवीश कुमार का है, गालिब तो कहे गए पहले कि सुखनवर दुनिया में बहुत है, मैं वो नहीं शेर नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन गालिब का अंदाज है बयां कुछ और। अब रवीश एक प्रतीक बन गए हैं
आवाज, जनता की आवाज के अनथक, कभी न डरने वाले प्रतीक, और उसके लिए सारी जोखिम उठाने वाले जो उनसे परिचित हैं वो जानते हैं कि आजाद भारत में कोई पत्रकार इतने करोड़ गालियां नहीं खाया है जितना रवीश कुमार खाए। रोज धमकियां, रोज गालियां, रोज जाने क्या क्या। इसके बावजूद अगर कोई आदमी तन के खड़ा है तो मेरी दृष्टि में तो वो भारत खड़ा है, इंडिया खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है। जो बोला जा रहा है वो वास्तविकता की कितनी करीब है। हर बार लगता है, और अब ज्यादा लगता है, कि जो मौजूद ही नहीं है उसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। मीडिया का जो आकार है वो अब उसके नाम में बचा है। उसका जो काम है वो निराकार हो चुका है, वो है नहीं। अब उसके बारे में मुझे बोलना है। कुछ पत्रकार होते, अच्छी बुरी गलतियां होती तो उनका विश्लेषण किया जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेट नहीं खेलते फिर भी आप क्रिकेट कहलाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप बिना पत्रकारिता किए हुए मीडिया या एंकर कहला सकते हैं। मैं मीडिया की बात जब भी करता हूं तो हमेशा उस मुख्य धारा की बात करता हूं जिसे सरकार और बाजार कई लाख करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं, आप लोगों की नहीं। इस पेशे को लोकतंत्र की अनिवार्य एजेंसी के रूप में देखा जाता है, जिसे लाखों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है। अब तो ये लोकतंत्र का अनिवार्य हत्यारा बन गया है। आज चुनौती ये है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। इस दौरान 10 साल, जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है। जो अपने पेशे में नहीं दिखी वो चीज है सपना। मुख्य धारा के भीतर काम करने वाले पत्रकारों के बीच अपने पेशे को लेकर कोई सपना नजर नहीं आता। जब मैं मिलता हूं लोगों से, और जब सपना नहीं है तो जाहिर है जज्बा भी नहीं होगा। पत्रकारिता का कोई भी मूल्य, कोई भी सपना संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। उनके भीतर का पत्रकार होने, अच्छा पत्रकार होने की होड़ या सपना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है।